हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज टू ट्राई वन मोर टाइम। यानी कि इंसान, व्यक्ति कोई भी है, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होता है? जब वो गिव अप कर देता है। बच्चे, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, अभी हमने बहुत रिसेंटली देखे हैं सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत करते हैं बच्चे, ठीक है? ये चीज़ें ना करिए प्लीज़। आप एक बार एक चीज़ से हार गए, आपके पेरेंट्स पीछे सारी उम्र रोते रहेंगे। उनको ये लगेगा कि भाई हमने अपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया, हमारा बच्चा हमसे इतना दूर हो गया कि हम अपने दिल की बात भी हमें नहीं बता सका। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। कोई बुली करता है, रैगिंग होती है, कोर्स समझ में नहीं आ रहा, नहीं करनी इंजीनियरिंग, बात करो। और ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया हाँ मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, अपना फ्यूचर भी बताओ ना कि आपका क्या प्लान है, वो भी बताओ। रिसर्च करो, पढ़ो। सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, सिर्फ पॉर्न देखने के लिए, ऊट पटांग चीज़ें देखने के लिए तो नहीं है। कौन सा सेलिब्रिटी क्या कर रहा है ये सब देखने के लिए तो नहीं है ना इंटरनेट का एक्सेस। तो उस एक्सेस का इस्तेमाल करो और अपने सपने को आइडेंटिफाई करो और उसकी तरफ मेहनत करो। अपने पेरेंट्स को बताओ कि हाँ मुझे इतना समय चाहिए आपसे, मैं आप कुछ सक्सेसफुल लाइफ में इसी फील्ड में बन के दिखा दूंगा, ठीक है? गिव अप मत करना प्लीज़। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको जीतना है, सक्सेसफुल होना है, तो बस एक बार और प्रयास करने की ज़रूरत है। जो पिछली गलती हुई है, पिछली बारी जो फेलियर मिला है, उससे सीखो और एक बार और प्रयास करो और उसके बाद आप कामयाबी की सीढ़ी ज़रूर चढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। देयर इज अ नार्सिसिज्म of the kind that insisted that earth was the center of universe। आपको अगर आपने कभी पढ़ा हो इतिहास तो आपको पता होगा कि कई सालों पहले, अब इनफैक्ट आज भी कई लोग ऐसे हैं, जब ग्रेविटी डिस्कवर हुई थी तो उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, न्यूटन का। आइंस्टाइन ने कोई डिस्कवरी करी, राइट ब्रदर्स ने बोला कि इंसान उड़ पाएंगे, तो उन चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता था। इनफैक्ट इतना कि पहले ज़माने में इन चीज़ों के ऊपर सज़ा भी होती थी। बोला जाता था कि आप चर्च के अगेंस्ट चले गए हैं, आप हमारे धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट? तो वो जो है कि हाँ भाई हम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम ही हर चीज़ करने के काबिल हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। वो जो भावना है नार्सिसिज्म की, वो ये चीज़ इंसिस्ट करती है कि धरती जो है यूनिवर्स का केंद्र है, यानी कि हम ही हैं सब कुछ, हमारे अलावा कुछ भी नहीं है। तो धरती यूनिवर्स का केंद्र है, जबकि हम सबको पता है हमारे यूनिवर्स का केंद्र तो हमें पता नहीं, बट अलग अलग गैलेक्सीज हैं और उसमें से एक मिल्की वे है जिसमें जो केंद्र है वो सूरज है, ठीक है? तो बोला जा रहा है कि धरती सभी यूनिवर्स का सेंटर है और इवन नाउ, और आज तक भी कंटिन्यूज टू डिनाई एवोल्यूशन। और आज तक भी एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है कि एप्स बने, एप्स से फिर एवोल्यूशन होते होते इंसान बने, इंसान से अब हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुआ, फिर वो एवोल्यूशन होते होते इस मुकाम तक हम पहुंच पाए। तो इस चीज़ को वो आज भी डिनाई करते हैं। अमंग दोज हु डिसमिस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एज अ फैंटेसी। और वो लोग भी शामिल हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, यानी कि हमारी धरती के अलावा भी कहीं और जीवन है, उस चीज़ को सिर्फ एक फैंटेसी मानते हैं, ठीक है? यानी कि ये सच नहीं है, ये केवल मनगढ़ंत कहानी है, ये मानते हैं। बट द मिथ ऑफ एलियन लाइफ, लाइक द आर्कटाइप्स फ्रॉम गॉड्स टू डीमंस, कीप्स कमिंग बैक इन न्यू अवतार्स। बोल रहे हैं लेकिन जो ये मिथ है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, एलियंस होते हैं, एलियंस आ गए हमारी धरती पे, वो हमें स्टडी कर रहे हैं, ये जो कहानियां हैं ये बार बार जो है जीवंत हो जाती हैं। और ये क्या है? आर्कटाइप्स हैं, जैसे कि टिपिकल एग्जाम्पल है किस चीज़ का? जैसे कि गॉड का एग्जाम्पल है, डीमंस का एग्जाम्पल है, वैसे ही एक, मतलब इन चीज़ों के ऊपर आप दो रवैया कर सकते हैं। मतलब दो तरफ लोग बटे हुए हैं, जैसे कि कुछ बोलते हैं कि ये सब मिथ है, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये एक्चुअल में होते हैं। तो जो लोग मानते हैं उनमें से कई ऐसे भी उदाहरण देते हैं कि हमने एग्जैक्टली ये चीज़ें फील करी हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग नहीं मानते, वो नहीं होने के उदाहरण देते हैं। वैसे ही एलियन भी इस तरीके का मिथ है जो एकदम मूल प्रतिरूप है कि
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बीच में फंसा हुआ है। और ये जो इसका मिथ का जीवंत होने का बार बार सबूत मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए अवतार में ये आता रहता है। पार्ट ऑफ द रीजन इज दैट फिल्म्स एंड नॉवेल्स फ्रॉम हॉलीवुड एंड बियॉन्ड टीच एवरी जनरेशन अबाउट एलियंस। और ये जो कारण है कि क्यों ये बार बार आ जाते हैं, क्यों ये बार बार अलग अलग रूप में आ जाते हैं, तो इसका कारण ये है कि कई सारे फिल्में, नॉवेल्स, खास तौर पे हॉलीवुड और उसके आगे की जो फिल्में हैं, नॉवेल्स हैं, वो हर जनरेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी एलियंस के बारे में कुछ ना कुछ कहानी बताते रहते हैं। जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी सेंटा क्लॉज की या टूथ फेरी की कहानी बढ़ती जाती है, पास ऑन होती जाती है, वैसे एलियंस की कहानियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती रहती हैं। देन देयर्स द एविडेंस, फिर कहीं पे एविडेंस भी है। Earlier this week, journalist turned UFO expert Jamie Mawson presented what he claims are fossilized alien corpses that are nearly 2000 years old. बोल रहे हैं इस हफ्ते की शुरुआत में या इस हफ्ते में शुरुआती कुछ दिनों में जर्नलिस्ट से यूएफओ एक्सपर्ट बने। पहले मतलब वो जर्नलिस्ट थे, अब वो यूएफओ एक्सपर्ट बन गए हैं, जिनका नाम है जेमी मॉसन। ये इन्होंने एक सबूत प्रेजेंट करा। इन्होंने बोला कि मेरे पास तथ्य हैं, सबूत हैं, किस चीज़ के? फॉसिलाइज्ड क्या होते हैं? जैसे फॉसिल्स होते हैं ना कि हजारों सालों तक आप ज़मीन के नीचे धंसे, जैसे हमें डायनासोर्स के फॉसिल मिलते हैं, उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, वो क्या है, हजारों करोड़ों साल ज़मीन के नीचे रह गए और उसके ऊपर परत दर परत चढ़ते रहे, तो हमें वहाँ पे अब उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। तो फॉसिलाइज्ड एलियन कॉप्सेस यानी कि एलियन के अंग मिले हैं उनको, दैट आर नियरली, जो कि लगभग 2000 साल पुराने बता रहे हैं वो। द ममीफाइड रिमेन्स आर ऑलमोस्ट अ ब्लॉकबस्टर क्लिश। बोल रहे हैं ये जो ममीफाइड यानी कि मम्मी क्या होता है, जो एक आपने मूवीज में देखा होगा, व्यक्ति को पट्टियों में लपेट के, जो जब मिस्र में लोग मर जाते थे तो उनको पट्टियों में लपेट के और फिर उनको ताबूत में डाला जाता था और उनके जो भी फेवरेट बिलोंगिंग्स थे वो उसमें डाले जाते थे। उसका एक पर्पस ये भी होता था कि कल को अगर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिसमें हम इंसान को जीवित कर पाए तो हम इनको करेंगे। और बेसिकली हर व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता था ममीफिकेशन, राजा महाराजाओं के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये ब्लॉकबस्टर क्लिशे है यानी कि घिसी पिटी उक्ति है। लार्ज हेड्स, अ टाइनी बॉडी एंड 3 elongated fingers। अब हम मूवीज में क्या देखते हैं एलियंस को, उनका बड़ा सा सिर होएगा, गोल गोल काली सी आंखें होंगी, ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के दिखाए जाते हैं। जादू याद है, 3 उंगलियां होती हैं, ठीक है, 2 पैर, बाकी सारा उसका प्रोसीजर वही है, बस धूप खाता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर इंसान का ही है। तो बोल रहे हैं बड़ा सा सर, छोटी सी बॉडी और elongated fingers, 3 fingers। While Mason's claim are justifiably taken with a pinch of salt। बोल रहे हैं कि हालांकि मसान ने जो क्लेम करा है ये उचित रूप से शंका से देखा जा रहा है। अब शंका से क्यों देखा जा रहा है? Because he has made similar claims with other mummified remains in the past। इन्होंने पहले भी इसी तरह के क्लेम्स करे हैं कुछ और mummified remains के बारे में पास्ट में, विच टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, जो कि बाद में पता चला कि गलत थे। देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन एलियन विजिटर्स। अब उनके इस क्लेम के बाद में क्या हो गया, हमारा फिर से इंटरेस्ट उजागर हो गया एलियंस के प्रति। अर्लियर दिस ईयर डेविड ग्रश, अ फॉर्मर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर, टेस्टिफाइड बिफोर द यूएस कांग्रेस। अब इसी साल की शुरुआत में जो एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं पुराने, डेविड क्रश, उन्होंने भी यूएस कांग्रेस के सामने साक्ष्य दिया है, अटेस्ट करा है, विटनेस बने हैं। He asserted that the country possesses technology from aliens। उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमारे देश के पास में एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है। And on Thursday, NASA outlined how it will investigate unidentified anomalous phenomena। और फिर थर्सडे को नासा ने बताया, उन्होंने एक रूपरेखा तैयार करी कि वो किस तरीके से इस अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना को देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब यूएपी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना क्या है? पहले हम आपको पता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बोला जाता था, यूएफओस, उसी का नया नाम अब अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना दिया गया है, द न्यू टर्म फॉर यूएफओ। द वेरासिटी ऑफ दीज क्लेम्स नॉटविथस्टैंडिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम
with how aliens are imagined। बोल रहे हैं कि अब इन क्लेम्स की सत्यता तो अभी पता नहीं है, अभी सत्यता तो इनकी जांची नहीं गई, पर फिर भी एक परेशानी है कि हम एलियंस को कैसे इमेजिन करते हैं। हम बेसिकली एलियंस को इंसान की तरह से ही इमेजिन करते हैं कि 2 पैर होंगे, है ना, मुंह होगा, एक फेस होगा, हाथ होंगे, सर होगा, स्टमक होगा, यही सब चीजें हम एलियंस की इमेजिन करते हैं। हो सकता है एलियंस जेली लाइक स्ट्रक्चर हो, या फिर हो सकता है कुछ और उनका स्ट्रक्चर हो। हम तो अब कभी भी ये 2 डायमेंशन बॉडी से बाहर जाते ही नहीं, हम एलियंस को भी इसी तरीके से देखते हैं, बट हो सकता है एलियंस कुछ अलग ही तरीके के दिखते हो। गिवन दैट द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट और एटलीस्ट सो वास्ट दैट इट मे एज वेल बी। बोल रहे हैं कि ये जानते हुए कि यूनिवर्स जो है इनफाइनाइट है या फिर इतना बड़ा है कि अभी के लिए तो हमें इनफाइनाइट ही लग रहा है, वाई इज आर कंसेप्शन ऑफ लाइफ सो लिमिटेड। तो ये जानते हैं हम कि यूनिवर्स बहुत इन्फानाइट है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, तो हमारा लाइफ के प्रति जो कंसेप्शन है कि जीवन होएगा तो इसी रूप में होएगा, वो इतना लिमिटेड क्यों है। देयर इज समथिंग सेल्फ सेंटर्ड अबाउट द लिटिल ग्रीन मैन। तो बोल रहे हैं कि ये जो ग्रीन मैन यानी कि जो एलियन हम मैंने बताया ना, या तो नीले होंगे या हरे से होंगे, बड़ा सा सिर, छोटे से शरीर, ये जो एलियन का हमारा नजरिया है एलियन को देखने का, ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि हम अपने ही प्रतिरूप के रूप में उसको देख रहे हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। ठीक है, यही तो इंसान है, ये देखो ऐसा ही कुछ इंसान दिखता है और ऐसा ही कुछ हम एलियन को बना देते हैं, है ना, यही एलियन है हमारे लिए। तो स्ट्रक्चर तो सिमिलर इंसान की तरह ही है। एलियन सीम टू ऑफन टू रिजेंबल बायपेडल ह्यूमंस। एलियंस ज्यादातर ऐसा दिखाई देता है कि वो बायपेडल यानी 2 पैरों पर चलने वाले इंसानों की तरह दिखते हैं, और एट बेस्ट अर्थ्स रेप्टाइल्स और ओशन लाइफ्स। और अगर किसी मूवीज में कुछ अलग दिखाया हुआ किसी मूवी में, तो वो क्या होएगा, या तो अर्थ के किसी रेप्टाइल की तरह, किसी छिपकली या किसी सांप या ऐसे दिखेगा, या फिर ओशन लाइफ जेली लाइक स्ट्रक्चर या फिर किसी मछली की तरह ऐसा दिखेगा। यही हमने अपनी जो हमें हमारी आईज ने, हमारे ब्रेन में हम इमेज है, वो हमारे आसपास की सराउंडिंग से ही निकल कर बनती है। और ऑब्वियस सी बात है, आपने किसी चीज को देखा नहीं, आप उसको ऐसे कैसे इमेजिन करेंगे, किस रूप में इमेजिन करेंगे कि हमारी लाइफ जो है वो 2 डायमेंशन के बीच में ही सीमित है। 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन इस चीज का हमें ज्यादा नहीं है अनुभव। अब जब देखा ही कोई चीज नहीं, समझी ही नहीं, तो उसको बनाएंगे कैसे। देयर मे वेल बी एलियंस हेयर ऑलरेडी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे बीच में ही एलियंस घूम रहे हो। अगर यही स्ट्रक्चर है कि 2 पैरों पे चलने वाले इंसान है, रेप्टाइल्स के फॉर्म में होते हैं ओशन लाइफ में, तो ये भी तो सच है ना। कई सारी मूवीज ये भी दिखाती है कि वो ह्यूमन बॉडी भी इख्तियार कर लेते हैं और उन्हीं के बीच में घूम रहे होते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे बीच में कोई एलियन हो, मैं हूं एलियन, आप हो एलियन, ये भी हो सकता है। Maybe they are not being recognized because both those who believe in their existence and those that deny it are too busy navel gazing। navel gazing मतलब अपनी नाभि को, बच्चे को देखा है ना कभी, उसको जब छोटा सा बेबी होता है, जब वो थोड़ा बहुत चीजें समझने लगता है, तो वो अपने पैरों को टच करके मुंह में डाल के देख रहा होता है, पैरों को देख रहा होता है, हाथों को पकड़ के, बालों को पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, बिकॉज उसके लिए वो सब चीजें नहीं है। फिर जब उसको अपने पेट का पता चलता है, नेवल का पता चलता है, जो नाभि होती है उसका, तो उन चीजों को देखता है, एक्सप्लोर करता है। तो बोल रहे हैं कि इसका कारण ये है कि हम लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो लोग इस पे मानते हैं, एलियंस पे मानते हैं, वो भी, और जो लोग नहीं मानते हैं वो भी, हम सब बस अपने अंदर अंदर ही देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम बाहर एलियंस को ढूंढने में इतना लगे हुए हैं कि हमारे आसपास में कोई एलियन हो सकता है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज हमारे नजरिए में तो ये सिर्फ मूवीज हैं, ये काल्पनिक बातें हैं, राइट। और जिन लोगों के नजरिए में काल्पनिक बातें नहीं भी हैं, उन लोगों ने एलियंस की एक इमेज बना रखी है, वो बस उसी इमेज को ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, सो दैट्स ऑल। आज के पैसेज में इतना ही। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट ड्राइव्स the continuous resurgence of the myth of alien life according to the passage। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार एलियन लाइफ के बारे में बार बार उठ के सवाल क्यों उठते हैं, बार बार वो मतलब बार बार क्यों उनके बारे में हम बात करने लग जाते हैं। हमारी फिल्म्स जो है, हमारी मूवीज जो है, हमारे नॉवेल्स जो है, वो जनरेशन बाय जनरेशन ये स्टोरीज पास ऑन करते हैं। People have had actual encounters with aliens and thus keep the belief alive। क्योंकि लोगों को एक्चुअली में एलियंस दिखते हैं, इसीलिए उनके जो
कल्पनाएं हैं, उनकी जो बातें हैं वो जीवंत रहती हैं, ऐसा नहीं है। Films and novels, especially from Hollywood, teach every generation about aliens similar to cultural figures like Santa Claus or the Tooth Fairy। ठीक है, कि हमारे जो फिल्म्स और नॉवेल्स हैं, खास तौर पे हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, वो हर जनरेशन को एलियंस के बारे में बताती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपने बच्चों को सैंटा क्लॉज के बारे में या टूथ फेरी के बारे में बताते हैं। अब इंडिया में सैंटा क्लॉज और टूथ फेरी का इतना कल्चर नहीं है, पर जैसे हम अपने बच्चों को जो हमारे कल्चरल फिगर्स हैं, जैसे हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, शिव शंकर हैं, इन भगवानों के बारे में बताते हैं, वैसे ही ये जो मूवीज़ हैं वो हर जनरेशन को एलियंस के बारे में बताती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why are Jamie Maussan's recent claims regarding mummified alien corpse met with skepticism? क्यों शंका की तरह देखा जा रहा है? क्योंकि उनने पूर्व में भी ऐसे क्लेम्स करे हैं जो कि बाद में फॉल्स निकले हैं, गलत साबित हुए हैं। Because Jamie Maussan has never presented any credible evidence before। तो देखो, हमने देखा कि उनने क्लेम्स जरूर किए हैं, पर एविडेंस दिए हैं नहीं दिए ये हमें पता नहीं, राइट? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। He has previously made similar claims with other mummified remains which were proved false। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट ऑप्शन पैसेज में दिया गया है। What is the main criticism regarding the way aliens are generally imagined as per the passage? पैसेज के अनुसार क्या मेन क्रिटिसिज्म देखा गया है एलियंस के इमेजिनेशन के लिए? तो यही है कि एलियंस को हम लोग बेसिकली जो अर्थ पे जिन चीज़ों को हम जानते समझते हैं, जितना हमारा बुद्धि ने, हमारी आंखों ने देखा है, हम उसी रूप में इमेजिन करते हैं। ठीक है, और हम ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई जैसे कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स अनंत है, या फिर इतना बड़ा है कि अभी तक हमें अनंत ही लग रहा है, तो वैसे ही लाइफ फॉर्म्स भी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। एलियंस आर ऑलवेज थॉट टू बी हॉस्टाइल, ऐसा नहीं है। कुछ फ्रेंडली एलियंस भी हमने देखे हैं कई सारी मूवीज में, जैसे जादू हो गया, इंडियन मूवी तो जादू की ही है। ठीक है, दे आर ऑफन इमेजिन्ड एज स्मॉल क्रिएचर्स विद लार्ज हेड्स। ठीक है, उनको ज़्यादातर क्योंकि हम छोटे क्रिएचर्स बड़े सिर वाला देखते हैं इसलिए तो नहीं, उनको अर्थ के रेप्टाइल्स और ओशन लाइफ के फॉर्म में भी देखा जाता है। The conception of life is limited, often resembling bipedal humans or Earth's reptiles or ocean life। Option C is correct। What is the tone of the first paragraph of the passage? Celebratory, खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ, तो ऐसा नहीं है। Critical, तो क्रिटिसाइज तो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलियंस के प्रति उनका व्यू पॉइंट बहुत ही नैरो है, लिमिटेड है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the central theme of the passage? The historical analysis of UFO sightings and investigations conducted by notable personalities। कि इतिहास में UFO sightings को किन लोगों ने देखा है, उनको इन्वेस्टिगेट करा है, और कितने प्रमुख लोगों ने, उसके बारे में चर्चा की गई, तो ऐसा नहीं है। The recurrent nature of alien life narratives and the limitations in human imagination in conceiving the true form of life, फॉर्म ऑफ एलियंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कि हम किस तरीके से बार बार एलियंस का जो टॉपिक है वो उभर कर आ जाता है, और किस तरीके से हम लोग इंसान जो हैं वो उसको उन्हीं लाइफ फॉर्म्स में देखते हैं जो हम जानते हैं, जो हमने धरती पर देखे हैं, उससे अलग कोई लाइफ फॉर्म हम उनको देते नहीं। What would be the most appropriate title for the passage? The evolution of alien narratives from mythical archetypes to modern investigations। की aliens का नेचर क्या रहा है, किस तरीके से उनके narratives में evolution हुआ है। पहले वो mythical creatures थे, अब वो उनके ऊपर हम मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। एलियंस अमंग अस, अ क्रिटिक ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक विजन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। ऑप्शन बी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हमारे बीच में जो एलियंस हैं उनके बारे में बात करी, और फिर ये बोला कि किस तरीके से हमारा जो विजन है वो ह्यूमन सेंट्रिक है, और किसके बारे में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Select the most appropriate idiom or phrase to fill in the blank in the given sentence। He is rich and famous and expects everyone to dash on him। टैप डांस लाइक मैड, वो बहुत रिच और फेमस है और वो सोचता है कि हर कोई मेरे प्रति क्या रखे। तो ऑप्शन ए टैप डांस लाइक मैड मतलब कि लगातार व्यस्त रहे। डेड डक मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो
चांसेस नहीं है उसके सफल होने के, ठीक है, क्योंकि वो मिस्टेक्स करते हैं या बैड जजमेंट करते हैं। तो ऑप्शन बी डेड डक। गिव अ सॉन्ग एंड डांस, मतलब कि एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट या स्टोरी देना जो कि सही नहीं है, एक ऐसी कहानी बनाना जो सच ना हो। या डांस अटेंडेंस, डांस अटेंडेंस मतलब कि आपसे अगर कोई व्यक्ति कुछ कहे तो आप हर चीज उसके लिए करते हैं और उनको खास तौर पे ट्रीट करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो हो गया डांस अटेंडेंस। तो यहाँ पे वो व्यक्ति रिच और फेमस है और वो यही चाहता है कि हर कोई उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पे देखना है ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, people, PEOPLE, are used to using a calendar, कैलेंडर के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, CALENDAR, कैलेंडर होता है, ठीक है। फॉर देयर रूटीन, ROUTINE, एक्टिविटीज इन रूरल हाउस होल्ड, बाकी सब करेक्ट है, सिर्फ कैलेंडर के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री। अब ये पेड़ है, इसकी बहुत सारी पार्ट्स होते हैं। जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, उसको बोला जाता है बार्क। क्या बोला जाता है? बार्क। श्रब छोटी सी झाड़ियां होता है। रिंड मतलब कि छिलका, और पील मतलब कि छिलका। सो ऑप्शन ए बार्क इज करेक्ट। द क्वेश्चन वॉज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। बोल रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये मेंबर्स के सामने आया, कैसे आया? उठाया गया, मतलब कब? असेंबली सेशन के दौरान। तो केम अप का मतलब होता है उठकर आना। तो सवाल कोई भी है वो केम अप होता है, ठीक है। क्वेश्चन केम अप बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। वॉवल साउंड्स AEIOU, एक्सपेंसिव, ई साउंड, एन आएगा ना कि ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है, तो सी, ए में सी आ रहा है, सी में एरर है। An implication of continuing high food price inflation is that a section of the population could be facing hardship in consuming food of adequate nutritional value। बोल रहे हैं कि एक इसका प्रभाव किस चीज का, कि लगातार फूड प्राइस जो है वो उसकी महंगाई बढ़ती रहे, लगातार वो हाई रेट पे बना रहे। तो इसका एक जो दुष्परिणाम हो सकता है वो ये है कि हमारे समाज का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा, एक दबका ऐसा हो सकता है जो एडिक्वेट यानी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशनल फूड कंज्यूम ना कर पा रहा हो, या उसको परेशानी आ रही हो कि न्यूट्रिशनल फूड कंज्यूम कर पाए। अब जाहिर सी बात है, जब टमाटर 200-300 रुपए किलो बिक रहे थे तो हम लोग कई जो काफ़ी अच्छी वेल ऑफ फैमिली से आते हैं उन लोगों ने भी कंजम्पशन उसका कम कर दिया था। तो आप खुद सोचो कि एक गरीब तबके का इंसान जो दिन की दिहाड़ी कमा के मजदूरी करके कमा रहा है वो तो नहीं खा रहा होगा, जाहिर सी बात है उसको नहीं मिल रहा होगा। अब टमाटर एक छोटी सी चीज़ होगी, बट अगर बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से लगातार हाई इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा तो एक गरीब तबके का इंसान न्यूट्रिशनल फूड वैल्यूज अपने कंजम्पशन में ऐड नहीं कर पाएगा। The rise in the price of food first accelerated sharply in 2019 and has climbed in most years thereafter। बोल रहे हैं कि ये जो उछाल आया है फूड प्राइसेस में, ये सबसे पहले हमें दिखाई दिया बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 2019 में। उसके बाद से लगातार साल दर साल बढ़ता ही गया। इंडिया मे बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहे हैं हिंदुस्तान पॉसिबल हो सकता है कि आज के दिन में हिंदुस्तान सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है दुनिया में, बट इट इज ऑल्सो फेसिंग एक्सेलरेटिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन। लेकिन हम लोग बढ़ते हुए फूड प्राइस इन्फ्लेशन से भी जूझ रहे हैं। In July this year, annual inflation exceeded 11%, the highest in a decade। बोल रहे हैं इस साल जुलाई में हमारा जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो 11% से बढ़ चुका है, ठीक है, और जो कि इस दशक का पिछले 10 सालों का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो हमने बात करी थी फर्स्ट स्टेटमेंट वो होगा जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होगा, जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा जहाँ पे टॉपिक के बारे में जिक्र किया जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशंस, उसके प्रभाव के बारे में बात की जा रही है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन के प्रभाव के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए में पी है, ऑप्शन सी में पी है, तो हटा दो इसको।
ठीक है। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिर्फ आर बचता है। अब देखते हैं, इंडिया में बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग। अब ये हिंदुस्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात हम कर रहे हैं, हमने पी पॉइंट से पता चल गया। तो हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली इंडिया की, कि हम लोग अभी इस वक्त, बेशक कोई शक नहीं है इस बात में कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं दुनिया में, लेकिन हम उसी तरफ साइड बाय साइड फूड प्राइस इन्फ्लेशन से भी जूझ रहे हैं बढ़ती हुई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी के बाद में आ गया कि ये जो राइज है ये पहली दफा 2019 में देखा गया और उसके बाद साल दर साल बढ़ता ही गया, ये हो गया सेकेंड। थर्ड पॉइंट आ गया एस पॉइंट, जहां पे फिर इस साल का जिक्र किया गया कि इस साल हम लोग 11% से ऊपर बढ़ चुके हैं, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है RQSP, RQSP, ऑप्शन बी इज करेक्ट। And all against the backdrop of the climate crisis, driving the extreme weather events that are occurring more frequently and with greater intensity। और बोल रहे ये सभी क्या है, ये सभी अगेंस्ट है उस बैकड्रॉप के, क्लाइमेट क्राइसिस के उस बैकड्रॉप के, जो कि क्या करे, ड्राइविंग द एक्सट्रीम वेदर, जिसकी वजह से बहुत हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर एक्रेंसेस हो रही है, वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जो कि अब बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट होने लगे हैं और इंटेंसिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। द आफ्टर शॉक्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक कंबाइंड विद द पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ वॉर, डेथ एंड फूड इनसिक्योरिटी। बोल रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में जो हमें बात के झटके लगे हैं, जिसके साथ में बहुत सारी दुनिया भर के क्राइसिस इकट्ठे हो गए, जैसे कि वॉर, डेब्ट, कर्ज, फूड इनसिक्योरिटी, आर पुटिंग आर कलेक्टिव एबिलिटी टू कोप टू टेस्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पूरा काबिलियत है कि हम इन चीज़ों से जूझ सकते हैं, वो सब एक साथ क्या है, टेस्ट पर आ गई हैं। अब उन सबका एक साथ टेस्ट हो रहा है। रिस्क आर बींग क्रिएटेड फास्टर दैन दे आर बींग रिड्यूस्ड। बोल रहे हैं रिस्क बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से वो कम नहीं हो रहे हैं, यानी कि कम होने की स्पीड और बढ़ने की स्पीड में डिफरेंस है। बढ़ ज़्यादा तेजी से रहे हैं, कम कम तेजी से हो रहे हैं। As leaders underscored at the G20 summit in New Delhi on September 10, बोल रहे हैं जैसे ही G20 समिट में, जो कि न्यू दिल्ली में 10 सितंबर को हुआ था, तो उसमें लीडर्स ने इस बात को रेखांकित करा, हाईलाइट करा, अहेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब कब से इससे बात क्या होना है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की SDG की मीटिंग होनी है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते। तो उससे जस्ट पहले ये समिट हुआ और उसमें उन्होंने हाईलाइट करा, अंडरलाइन करा, द वर्ल्ड स्टैंड्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर। तो उन्होंने क्या बात बोली कि दुनिया आज एक बहुत ही क्रूशल, एक बहुत ही गंभीर पॉइंट पे खड़ी है, जंक्चर पे खड़ी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एस पॉइंट होता है, जहाँ पे हम पूरा G20 समिट और यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं कि G20 में कुछ बातों को रेखांकित किया गया, ठीक है। तो एक ये स्पेसिफिक इवेंट हो गया और टाइम फ्रेम हो गया कि इस दौरान में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो एस हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे G20 समिट का जिक्र किया गया, एक टाइमलाइन दी गई है September 10, और हमने जिक्र किया है कि हमारी दुनिया जो है बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर है, यानी कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। तो एस हमारा हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। तो एस फर्स्ट पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, सी और डी में एस पॉइंट फर्स्ट है। इसके बाद में क्रिटिकल पॉइंट बताया, फिर बताया कि रिस्क जो है पल पल बन रहे हैं, पल पल हट रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से रिस्क बन रहे हैं उतनी तेजी से कम नहीं हो रहे हैं, यानी कि रिस्क बनने का, बढ़ने का जो स्पीड है वो ज्यादा है और कंपेयर टू रिस्क कम होने की स्पीड से। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर उसके बाद में बोला जाता है कि जो ये सारा रिस्क है ये क्यों हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के हमें आफ्टर शॉक्स के तौर पे बहुत सारे कोविड-19 के आफ्टर शॉक्स के तौर पे हमें ये रिस्क जो है देखने पड़ रहे हैं। और क्या क्या रिस्क बताया उसमें, एक रिस्क नहीं है, मल्टीपल रिस्क बताया उसमें, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि ये सभी बैकड्रॉप्स के अगेंस्ट है, कि क्लाइमेट क्राइसिस भी है हमारे पास, फिर और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हैं, तो ये उनसे परे है, उनके विपरीत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। सो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है SRQP, ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SRQP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन वंस हेल्थ और करियर, betrayal by a trusted friend or the worrisome waywardness of an offspring। बोल रहे हैं किसी की हेल्थ या फिर उसके करियर में, अब
मैं की बात आ रही है, मतलब कुछ इनकम्प्लीट है, पहले कुछ स्टेटमेंट होगा जो कि किसी के हेल्थ या किसी के करियर में बात हो रही होगी, ठीक है। और किस वजह से हो सकता है कि किसी भरोसेमंद दोस्त के, भरोसेमंद रिश्तेदार के, भरोसेमंद व्यक्ति से धोखा मिलना, या फिर बेपरवाह ढंग से हमारे जो बच्चे हैं कुछ बेपरवाह ढंग से कुछ फैसले लेते हैं, उनकी चिंता, ये सब चीजें हमारी हो सकते हैं हेल्थ को खराब कर रही हो। आगे जो स्टेटमेंट होगा तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, हटा दो, एलिमिनेट कर दो, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं। इनएविटेबली, सूनर और लेटर बोलते जिसको टाला नहीं सकता, अभी नहीं तो फिर जल्द ही, अभी नहीं तो फिर बाद में। Everyone faces a situation that calls for the exercise of varying degrees of personal resilience. बोल रहे हैं हर व्यक्ति ऐसी स्थिति फेस करता है जिंदगी में जिसमें उसके जो पर्सनल रेजिलियंस है कि किसी चीज से कितना अच्छे से उभर के वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, किसी परेशानी से उभर के बाहर निकलने का अलग अलग समय पे परीक्षण होता है। Adversities and crises come in many avatars and it requires resilience to counter and overcome these. बोल रहे हैं परेशानियां और विपत्तियां जो हैं अलग अलग रूप में हमारे साथ सामने आ सकती हैं और इन सभी से जूझने के लिए हमें रेजिलियंस की जरूरत होती है, ठीक है। It could be the loss of a loved one, a serious setback in one's health or career. बोल रहे हैं ये क्या क्या हो सकती हैं परेशानियां, ये हो सकती हैं कि भाई किसी प्रियजन का पास हो जाना, किसी प्रियजन का चले जाना, कोई हेल्थ में या करियर में कोई परेशानी आ जाना, किसी दोस्त के द्वारा धोखा मिलना, या फिर अपने बच्चों के फैसलों से, बेपरवाह रवैये से चिंता होना। ये सब चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को या परेशानियों को इफेक्ट करती हैं, और ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम किस तरीके से उभर कर बाहर आते हैं, वो हमारी रेजिलियंस को दर्शाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्यू हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आ गया कि ये जो परेशानियां हैं, वेरियस डिग्रीज हैं, सिचुएशंस हैं, जो परेशानियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं किसी प्रियजन का दूर होना, कोई सेटबैक, ये सब चीजें हो सकती हैं सेकंड। और हमें पता है कि एस स्टेटमेंट जो है, पी स्टेटमेंट जो है वो एस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एस के इमीडिएट बाद में पी आएगा। देखो यहाँ पे एस के इमीडिएट बाद में पी है, यहाँ पे पी पहले आ रहा है, एस बाद में आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है और एस के इमीडिएट बाद में पी आ रहा है। At least in the past few decades, most of our higher education institutions have been vying with one another in producing a good number of research papers. बोल रहे कम से कम पिछले कुछ दशकों में ये चीज़ देखने मिली है कि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, किस चीज़ में, कि हम अच्छे और ज़्यादा रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी हो उन रिसर्च पेपर्स की, इस चीज़ में प्रतिस्पर्धा करें। टू इम्प्रूव देयर ग्लोबल रैंकिंग एंड इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू इन सोसाइटी। किस लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी ग्लोबल रैंकिंग, दुनिया के स्तर पे उनकी रैंकिंग अच्छी हो। आपको पता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का स्टेटस जो है उसके द्वारा पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर से ही जांचा जाता है, ठीक है। तो उनकी रैंकिंग अच्छी है, उनकी मार्केट वैल्यू समाज में अच्छी होए, इन सब चीज़ों के लिए जर्नल्स आर इन ग्रेट डिमांड, जर्नल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड दे आर ऑफर्ड हाईली कॉम्पिटिटिव सैलरीज पैकेजेस, और जो जर्नल्स के राइटर्स या होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई सैलरी पैकेजेस भी दिए जाते हैं। द स्कॉलर्स विद कंसिडरेबल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स और वेब ऑफ साइंसेस और एनी अदर सिमिलर, बोल रहे हैं कि जो स्कॉलर्स यानी कि जो वहाँ पे रिसर्च करने वाले लोग होते हैं जो कि कंसिडरेबल, जिनके बहुत सारे, कंसिडरेबल मतलब बहुत सारी संख्या में पब्लिकेशंस हो, स्कोपस द्वारा इंडेक्स मतलब उसके द्वारा रैंक की गए जर्नल्स में, या फिर किस वेब ऑफ साइंस में, या कोई और दूसरे सिमिलर। फिर ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है ना। कैसे है इनकम्प्लीट, कि सिमिलर आगे जर्नल्स आर इन ग्रेट डिमांड, तो ऐसे स्कॉलर्स जो ऐसे ही किसी जर्नल्स में काम कर रहे हों उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उनको सैलरी पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। यानी कि एस के बाद में आर आएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। एस के बाद में आर, तो ऑप्शंस में देखते हैं, यहाँ पे एस के इमीडिएट बाद में आर नहीं आ रहा, इनकरेक्ट है। एस के इमीडिएट बाद में आर, एस के इमीडिएट बाद में आर, एस के इमीडिएट बाद में आर, तो ये तीनों अभी वैलिड है, ए ऑप्शन हमारा हट गया। अब हमें इससे पता क्या चला कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा,
पी स्टेटमेंट। क्यों होगा फर्स्ट स्टेटमेंट? क्योंकि इसमें पिछले एक दशक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च पेपर्स के ऊपर ज्यादा जोर देने के ऊपर किया गया, जोर दिया गया, ठीक है, हाईलाइट किया गया। और रिसर्च पेपर्स की क्वालिटी क्यों जरूरी है, हमने हमारा पूरा पैसेज उसी के ऊपर है। तो यानी कि पी इंट्रोडक्शन दे रहा है रिसर्च पेपर्स का, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। अब देखो ये तो हटा दो, इसमें भी पी और एस आर है और इसमें भी पी और एस आर है, तो दोनों वैलिड है। अब चलते हैं आगे और बोल रहे रिसर्च पेपर्स में ज्यादा देते हैं, ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि वो अपनी ग्लोबल रैंकिंग बढ़ा सके, अपनी मार्केट वैल्यू इंप्रूव कर सकते हो। पी के बाद में क्या आएगा? क्यू, और क्यू के बाद में एस आर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लद्दाख हैड बीन ऑन माई बकेट लिस्ट फॉर ईयर्स। बोल रहे लद्दाख मेरी विश लिस्ट में कई सालों से है, ठीक है। वी consulted a doctor to ensure all is well before starting on our most uncomfortable vacation। कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा ये सुनिश्चित करने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक हैं, ताकि हम इस अनफॉरगेटेबल यानी कभी ना भूल पाने वाले वेकेशन की शुरुआत कर सकें। माई स्पाउस एंड आई रिसीव्ड अनसॉलिसिटेड एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स। अनसॉलिसिटेड मतलब होता है कि बिना मांगे जो एडवाइस मिल जाती है ना, बिन मांगे कोई अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं। बोल रहे मेरे पत्नी या मेरे पति और मुझे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कैजुअल एक्वेंटेंसेस, मतलब जो हेलो हाय वाले दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन सबसे एक एडवाइस मिली। वो क्या थी? अगेंस्ट गोइंग ऑन दिस ट्रिप एज वी आर सीनियर सिटीजन्स। उनकी सबकी एडवाइस ये थी कि आप इस ट्रिप पे ना जाएं क्योंकि आप लोग सीनियर सिटीजन्स हैं। ओनली वेल इन टू माई 60s कुड आई मेक इट माई ड्रीम डेस्टिनेशन। बोल रहे हैं अब मैं अपने 60s में हूँ और तभी मैं ये पॉसिबल कर पाया कि मैं इसको अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन बना पाऊँ। यानी कि ये पीस स्टेटमेंट के संदर्भ में, लद्दाख के संदर्भ में बोल रहे हैं, क्योंकि लद्दाख एक डेस्टिनेशन है, एक प्लेस है, और आप किसी प्लेस को ही अपनी डेस्टिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि पी के बाद में एस स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब कहाँ है पी के बाद में? यहाँ पे पी के बाद में आर है, इनकरेक्ट है। पी के बाद में एस, एस पहले, पी बाद में, पी के बाद में एस, लेकिन काफी गैप है, तो ये भी इनकरेक्ट। तो लो जी, आंसर मिल गया पहले ही। पी एस आर क्यू हमारा आंसर है। बस एक चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली और हमें आंसर मिल गया। अब देखो हमें पता चल रहा है कि लद्दाख मेरी विश लिस्ट में बहुत समय से था। ये चीज फर्स्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि किसी प्लेस का जिक्र किया गया है और अपनी विश लिस्ट के बारे में बताया गया है, तो डेफिनेटली व्यक्ति अब वो विश पूरी करने जा रहा है, इस बारे में चर्चा हो रही होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने पता चल गया कि एस पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आएगा कि मेरे को और मेरी पत्नी को या पति को, मतलब जो भी हमारा काउंटर पार्ट है, उनको ये सलाह दी गई दोस्तों द्वारा कि आप इस ट्रिप पे मत जाइए क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं। बट हमने क्या किया? डॉक्टर से सलाह ली, चेकअप करवाया और अपने सफर की शुरुआत कर दी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The Chess World Cup, which concluded at Baku on Thursday, caught the imagination of the Indian public the way very few sporting events have। बोल रहे हैं कि जो चेस वर्ल्ड कप है, उस जो कि बाकू में हुआ था थर्सडे को, उसने क्या किया? पूरी इंडिया के पूरी पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करा इस तरीके से जिसमें आज की डेट में शायद ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं कर पाते, ठीक है। 18-year-old Chennai lad R. Pragnanda's astonishing run all the way to the final was the main reason। और मुख्य कारण क्या था कि 18 साल के चेन्नई के आर प्रगनंदा जो है वो फाइनल्स तक पहुंचे और ये मुख्य कारण था इतना अट्रैक्शन गेन करने का। However, he was stopped by Magnus Carlsen, the highest rated player in history। हालांकि उनको मैग्नस कार्लसन द्वारा स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, यानी कि फाइनल में वो जीत नहीं पाए। और मैग्नस कार्लसन कौन है? ये हाईएस्ट रेटेड प्लेयर है इतिहास के। द नॉर्वेयन इज अ 5-time वर्ल्ड चैंपियन। ये नॉर्वे देश के हैं और ये 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है। बट दिस इज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप, लेकिन इनका पहला वर्ल्ड कप है। द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रॉफी दैट हैड बीन मिसिंग इन हिज, बोल रहे हैं ये एक लौती ऐसी प्रमुख ट्रॉफी है जो अभी तक उनके शायद अवार्ड लिस्ट में शामिल नहीं थी, या अवार्ड का जो भी उनका कलेक्शन था उसमें शामिल नहीं थी, उसमें मिसिंग थी, ठीक है। तो यही इकलौती ट्रॉफी थी जो उनके अवार्ड कलेक्शन में मिसिंग थी।
Ever since Carlsen dethroned Vishwanathan Anand in the latter's hometown Chennai in 2013, बोले जब से कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को अपने गद्दी से हराया है उन्हीं के होम टाउन में, यानी कि विश्वनाथन लैटर मतलब जो बाद में जिनका नाम लिया गया, तो बाद में किनका नाम लिया गया, विश्वनाथन आनंद, यानी कि विश्वनाथन आनंद के होम टाउन में जो कि क्या है चेन्नई, उसमें उन्हें 2013 में कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को हराया था। द फॉर्मर्स रेन ऑन द चेस बोर्ड हैज बीन डैश, तो तब से कार्लसन का जो रेन है, उनका जो समय है, टाइम पीरियड है चेस बोर्ड के ऊपर जो उनका साम्राज्य है वो शायद बना हुआ है या फिर हराया ना जा सका है। इफ he is no longer the official world champion, that title now belongs to China's Ding Liren। अब क्योंकि वो ऑफिशियली वर्ल्ड चैंपियन नहीं है तो अब ये टाइटल किसके पास है, चाइना के डिंग लारेन के पास है। Who was crowned a few months ago, जिनको कुछ महीने पहले ही ये क्राउन मिला है। It is because he has chosen to stay away, और ये क्यों मिला है उनको क्राउन, क्योंकि वो इस गेम में भागीदार नहीं बने। He does not find the motivation strong enough and he is not comfortable with the format of the world title match, क्योंकि उनको इतना स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको ये गेम का फॉर्मेट कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए उन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करा। इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ गेम्स ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसमें बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन के गेम्स भी होते हैं। He said that he would not be a part of the next cycle of world championship either। उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट जो साइकिल होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप की उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिस इज नॉट कार्लसन्स लॉस, बोल रहे कार्लसन की हार नहीं है, इट इज चेस, ये चेस की हार है। डैश विंस द वर्ल्ड टाइटल कैन नॉट क्लेम टू बी द प्लैनेट्स बेस्ट प्लेयर एज लॉन्ग एज कार्लसन इज अराउंड। तो बोल रहे हैं कि जब तक कोई दूसरा जो कोई भी व्यक्ति जो दूसरा ये टाइटल जीतेगा वो तब तक प्लैनेट का बेस्ट मतलब हमारी धरती का बेस्ट प्लेयर नहीं बन सकता जब तक कार्लसन आसपास में है तब तक। The Chess World Cup, which concluded at Baku on Thursday, caught the imagination of the Indian public the way very few sporting events have, wanting of short of way back off late। तो यहाँ पे आएगा off late जिसका मतलब होता है, मतलब हाल ही में जो बाकी किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट ने गेन किया हो ऐसा उसने किया है, मतलब हाल ही में और कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है जिसने इतना अट्रैक्शन गेन किया है। सो ऑप्शन डी ऑफ लेट इज करेक्ट। The Norwegian is 5-time world champion, but this is his first World Cup, the only significant trophy that he had been missing in his motive, cabinet, डायस्पोरा या फ्रेलिटी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी कैबिनेट इज करेक्ट। उनके कलेक्शन का पार्ट होना चाहिए ना, और कलेक्शन आप कहाँ रखेंगे, किसी वार्डरोब में, किसी अलमीरा में, किसी कैबिनेट में रखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी कैबिनेट इज करेक्ट। Ever since Carlsen dethroned Vishwanathan Anand in the latter's hometown Chennai in 2013, the former's reign on the chessboard has been amazing, absolute, assisted, unveiled। तो यहाँ पे absolute is correct कि मतलब बिल्कुल निरपेक्ष है, उसमें कंप्लीट है, उसमें कोई भी दूसरा भागीदार नहीं है, तो तब से कार्लसन ही बने हुए हैं वर्ल्ड चैंपियन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Dash wins the world title cannot claim to be planet's best, that whichever whoever। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात करें ना कि आगे कोई भी वर्ल्ड टाइटल जीते वो कार्लसन के रहते हुए प्लैनेट का बेस्ट नहीं हो सकता, तो किसी व्यक्ति के लिए दैट, विच और whichever नहीं यूज होगा। ऑप्शन डी whoever इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।